हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आई होप आप बहुत ही मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने स्टडी को बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ा रहे होंगे। तो फिर बच्चों, आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे विसरण किसे कहते हैं। विसरण क्या होता है, इस टॉपिक का बहुत ही खतरनाक तरीके से आपके सामने हम लोग पोस्टमार्टम करेंगे, ताकि आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये टॉपिक समझ में आ जाए। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं बाबू। विसरण विसरण क्या होता है, विसरण किसे कहते हैं। ठीक है, तो इसके पिछले वीडियो में आपको हम पढ़ा चुके हैं परासरण। जो बच्चे नहीं देखे हैं, जाइए यूट्यूब पर टाइप करिए ऑस्मोसिस बाई जयसिंह सर, और आपके सामने ये वीडियो खुल करके आ जाएगी परासरण क्या होता है और परासरण कैसे संपन्न होता है। और नहीं तो आपको बाबू प्ले लिस्ट मिल जाएगी और वहां से बेहतरीन तरीके से आप इसको देख सकते हो। जब आप परासरण पढ़ के आ जाओगे तो विसरण को समझना और भी आसान होगा। तो एक छोटा सा परिभाषा है, विसरण किसे कहते हैं। तो परासरण की विपरीत प्रक्रिया, परासरण की, देखिए अब याद करने का आसान तरीका, परासरण की विपरीत विपरीत प्रक्रिया, विपरीत प्रक्रिया, ठीक है, विसरण कहलाती है। विसरण कहलाती है। क्या कहलाएगी भाई, विसरण कहलाएगी। जैसे आपको हम समझाए थे कि यदि यदि हम लोग दो सॉल्यूशन लेते हैं, दो विलयन लेते हैं, ठीक है भाई साहब, इस प्रकार से दो विलयन लिए थे हम लोग, कब, जब आपको समझाए थे परासरण में, और ये हम एक अर्ध पारगम्य झिल्ली लगा दिए, अर्ध पारगम्य झिल्ली लगा दिए, ठीक है, और इधर आपका विलयन फर्स्ट है और इधर आपका विलयन सेकेंड है, और ये विलयन क्या है, तनु है, और ये विलयन क्या है, सांद्र है। और तो जब परासरण था, परासरण, तो उसमें आपको बताए थे कि तनु विलयन का विलायक कण स्वतः ही अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा सांद्र विलयन में जब प्रवाह होता है तो इसे हम लोग परासरण कहते हैं। अर्थात तनु विलयन का क्या चीज, विलायक कण, जब इसमें विलायक कण एक गति करेगा और स्वतः गति करेगा और किसके द्वारा, अर्ध पारगम्य झिल्ली के द्वारा गति करेगा, इसके से होकर के गुजरेगा, स्वतः जाएगा बिना किसी दाब के, ये विलायक कण तनु का किस में, सांद्र में। तो इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं, परासरण कहते हैं। क्या कहेंगे भाई, परासरण। अच्छा, अर्ध पारगम्य झिल्ली क्या करती है, इसका काम होता है विलय के कण को क्या करती है भाई, ये ब्लॉक करती है, और विलायक के कण को, विलायक के कण को अपने अंदर से प्रवाह होने देती है ना, प्रवाह होने देती है। किसको, विलायक के कण को प्रवाह होने देती है। तो आपने तो यहाँ पर समझ गया, क्या समझ गए, परासरण। ये परिभाषा क्या है कि परासरण की विपरीत प्रक्रिया विसरण कहलाती है। ठीक है, तो अब देखेंगे कि विसरण क्या होता है। तो यहां से एक और परिभाषा आप लिख सकते हो अथवा करके इसके आधार पे, क्योंकि परासरण में तनु विलयन के विलायक कण अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा सांद्र विलयन में क्या करते हैं, प्रवेश करते हैं। यहां से क्या होगा कि जब सांद्र विलयन के विलायक कण तनु विलयन में प्रवाह करते हैं तो इस घटना को विसरण कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, विसरण कहते हैं। यहां से एक और आपको डिफिनेशन समझ में आएगा। ठीक है, अर्थात जब सांद्र के विलायक कण यहां से प्रवेश करेंगे तनु में, तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे भाई, विसरण कहेंगे। समझ में आया, समझ में आया आपको। आपके पेपर के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछता है परासरण एवं विसरण में अंतर लिख लीजिए। किसमें, परासरण एवं विसरण में
विसरण में अंतर लिखना है। ठीक है, तो एक तरफ आप बना सकते हो परासरण और एक तरफ आप लिख सकते हो कॉलम में विसरण। ये दोनों में हम लोग को अंतर लिखना है, कम से कम तो 3-4 ठो अंतर आप लोग लिखिए। ठीक है, तो आपको एक आसान तरीके से हम शॉर्टकट में बता देते हैं। ठीक है, परासरण में क्या होता है कि परासरण में जो विलायक कण होते हैं ये क्या करती है, ये तनु विलयन से कहां पर जाएंगे, सांद्र में जाएंगे। सांद्र विलयन में किसके कण, तो विलायक के कण तनु विलयन से कहां जाएंगे, सांद्र में। विसरण में क्या होता है भाई साहब कि सांद्र विलयन के विलायक कण कहां जाते हैं, तनु विलयन में। अर्थात इसमें क्या होगा कि सांद्र विलयन के जो विलायक कण हो जाएंगे ये कहां चले जाएंगे, तनु में प्रवेश करेंगे। पहला अंतर हो गया। परासरण में तनु विलयन का विलायक कण सांद्र विलयन में प्रवेश करता है और विसरण में सांद्र विलयन का विलायक कण तनु विलयन में प्रवेश करता है। दूसरा पॉइंट देखिएगा, परासरण के लिए अर्धपारगम्य झिल्ली की आवश्यकता होती है। अर्थात जब भी परासरण होगा तो इसमें अर्धपारगम्य झिल्ली की आवश्यकता होती है। परासरण के लिए अर्धपारगम्य झिल्ली की क्या होती है बाबू, आवश्यकता होती है, क्योंकि बिना अर्धपारगम्य झिल्ली का परासरण नहीं हो पाता है। इसमें देखिएगा विसरण में, इसमें जो होता है भाई साहब अर्धपारगम्य झिल्ली की आवश्यकता नहीं होती है। विसरण में अर्धपारगम्य झिल्ली की आवश्यकता नहीं होती है। बात समझ में आ गया। तीसरा पॉइंट क्या कर सकते हैं, जब तनु के विलायक कण सांद्र में प्रवेश करते हैं तो अधिक स्पर्श से ऊपर से हम प्रेशर लगा देते हैं पाई, तो परासरण की क्रिया रुक जाती है। अर्थात परासरण को हम लोग क्या कर सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं, रोक सकते हैं सांद्र विलयन के ऊपर क्या लगा करके, दाब लगा करके। परंतु इसमें क्या होगा, जो विसरण होता है बाबू, विसरण को डू नॉट स्टॉप, मतलब कि विसरण को हम लोग रोक नहीं सकते। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई। एक चीज और देखिएगा, परासरण में क्या होता है कि इसमें केवल विलायक के कण गति करते हैं। विलायक के जो कण होते हैं वो गति करते हैं, ठीक ना, गति करते हैं किसमें, परासरण में, क्योंकि विलय के कणों को अर्धपारगम्य झिल्ली रोक देती है। विसरण में क्या होता है कि अर्धपारगम्य झिल्ली नहीं होती है, तो इसमें जो होता है कि विलायक, क्या चीज बाबू, विलायक एवं विलय दोनों कण क्या करते हैं, गति करते हैं। इसमें विलय के भी कण गति करेंगे विसरण में और विलायक कण के भी गति करेंगे। चल परासरण में अगला पॉइंट बाबू, जब इस पर पाई से प्रेशर, जो परासरण दाब होता है पाई, उससे अधिक दाब लगा देते हैं तो इसमें रिवर्स होने लगता है, माने व्युत्क्रम होने लगता है। तो इसमें रिवर्स क्या होता है, संभव कर सकते हैं। लेकिन विसरण में जो होता है भाई साहब, रिवर्स जो होता है, रिवर्स असंभव है, असंभव मतलब कि विसरण का हम लोग व्युत्क्रम नहीं कर सकते हैं, लेकिन परासरण का व्युत्क्रम परासरण हम लोग कर सकते हैं, जिसे आरओ कहते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस कहा जाता है, जिस पर कि हम लोग का आरओ जो है एक्वागार्ड काम करता है। तो आइए आपको बात समझ में भाई साहब। तो यहाँ पर आज हमने आपको बताया कि विसरण और परासरण क्या होता है, और आपके पेपर में बाबू ये 2 नंबर में अंतर लिखने को पूछता है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। तो वीडियो पर नए होंगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।